नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। इतिहास को जब तक तारीखों के साथ ना पढ़ा जाए तब तक पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता है और जो आवश्यक चीज़ें हैं उन्हें हम जान नहीं पाते। परीक्षा के लिहाज से आप तभी तैयार हो पाते हैं जब आपको तारीखों सहित घटनाओं का पूरा क्रम पता हो। तो यहाँ हम तारीखें ही लगातार देख रहे थे। पीछे भी हमने वही किया था, तिथियों का परिचय प्राप्त किया था, कब कौन सी घटना होती है, कब कौन सा शासक शासन करता है। यहाँ वही सिलसिला जारी है। तो देखिए, यहाँ मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ जो तथ्य है वो दिखाई देता है। 595 की बात है। पैगंबर मोहम्मद साहब की खदीजा से शादी होती है और खदीजा जो है ये मक्का में व्यापार करने का काम करती थी और काफ़ी धनी थी। आगे चल के इन्होंने इस्लाम का समर्थन किया और 610 से लेकर 612 का जो टाइम है, पैगंबर मोहम्मद साहब का पहला जो रहस्योद्घाटन है वो होता है, सार्वजनिक तौर पे ये उपदेश देते हैं 612 में पहला वाला। तो ये चीज़ है। 621 में मदीना के धर्मांतरित मुसलमानों के साथ अकाबा में पहला समझौता होता है और मक्का से मदीना जो हिजरत कहा जाता है, स्थानांतरण, तो इसमें ये जो घटना है ये 622 की है। हिजरत का जो पूरा क्रम था वो 622 का था। मदीना के अरब कबीले जो हैं अंसर, इन्होंने मक्का से आने वाले जो मुहारिज थे उन्हें पनाह देने का काम किया। इसके बाद खिलाफत के जो शुरुआती वर्ष हैं उसमें आप 632 से लेकर 661 का टाइम देख रहे हैं। सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, इन सब पर विजय और गृह युद्ध शुरू हो जाता है, आपस में ही लड़ना चालू हो जाता है। इसके बाद उमैयदों का जो शासन है वो 661 से लेकर 750 के बीच का है और दमिश्क को ये अपनी राजधानी बनाते हैं। शासन करने के लिए कोई केंद्र बिंदु होना चाहिए ना, तो हर राजा अपनी एक कैपिटल बनाता है, तो दमिश्क को ये अपनी कैपिटल बनाते हैं। 750 से लेकर 985 के बीच का समय है। बगदाद को राजधानी बनाकर जो अब्बासी खलीफा हैं वो शासन करते हैं। बगदाद पर बुराइयों का बुहाइयों का कब्जा हो जाता है। यहाँ आप नीचे देख रहे हैं 945 का समय है। बुहाइयों का कब्जा हो जाता है और साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रस्फुटन होता है, मतलब साहित्य और संस्कृति का वहाँ पर विकास होता है, क्षेत्रीय संस्कृति। 1063 से लेकर 1092 का समय है। निज़ामुल मुल्क का शासन है और ये सल्जुक वजीर था, कई मदरसों की स्थापना की थी। इसे इकट्ठे निज़ामिया कहा जाता है। निज़ामुल मुल्क की हत्या, तो ये पूरा जो समय है ना, ये निज़ामुल मुल्क का टेन्योर दिखाया जा रहा है जो कि 1063 से लेकर 1092 तक का है। इसके बाद 1095 में फिर से धर्म युद्ध स्टार्ट होता है और मुसलमानों का ईसाइयों से संपर्क होता है। 1111 जो समय है, मतलब 1111 आप कह लीजिए, तो इस समय प्रभावशाली ईरानी विद्वान है गजली, इन्होंने बुद्धिवाद का विरोध किया और इनकी मृत्यु हो गई उस समय, ये तारीख बताई गई। तो इस तरीके की तारीखें दी हुई हैं और आप देखें 1258 का समय है। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, मंगोलों ने बगदाद क्षेत्र जो था उस पर कब्जा कर लिया था। तेमुजिन का जन्म होता है करीब 1167 में और 1206 में तेमुजिन को चंगेज खान यानी मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया जाता है। तो चंगेज खान का असली नाम क्या था? तेमुजिन था। चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है 1227 में और चंगेज खान के पुत्र का नाम था ओगोदेई। इसका शासनकाल शुरू होता है 1227 से लेकर 1241 तक। 3 महान खानों का शासन और मंगोल एकता की स्थापना होती है 1227 से लेकर 1260 तक। 1236 से लेकर 1242 बाटू के अधीन रूस, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर हमला बोल दिया जाता है। बाटू जो है ये चंगेज खान का सबसे बड़ा पुत्र, मतलब यहाँ देखें आप, चंगेज खान का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था जोची और बाटू जो था वो उसका पुत्र था। तो ये प्रपौत्र था इनका, ये दिया हुआ है। इसके बाद 1246 से लेकर 1249 विश्व इतिहास को हम देख रहे हैं, विशेष रूप से एशिया का। तो ओगोदेई का पुत्र है गुयूक, उसका शासन शुरू होता है और 1251 से लेकर 1260 का समय है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाला टेबल का पार्ट। इसमें मोंके, चंगेज खान के पौत्र और तुलु का जो पुत्र है उसका शासनकाल स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे जो राजा हैं वो एक के बाद एक रूल कर रहे हैं। 1258 बगदाद पर अधिकार और अब्बासी खिलाफत का अंत हो जाता है। मोंके के छोटे भाई हुलेगू के अधीन ईरान में इल खानी राज्य की स्थापना होती है और जोचिद और इल खान के मध्य में संघर्ष शुरू हो जाता है। 1260 का समय है। कुबलाई खान इसे कहा जाता है। इसका राज्यारोहण होता है और इसे महान खान भी कहा जाता है। पेकिंग में ये राजा बनता है। चंगेज खान के उत्तराधिकारियों में आपस में ही लड़ाई होने लगती है
और मुगल राज्य अनेक स्वतंत्र भागों में और अनेक वंशों में बढ़ जाता है। तो तोलुई, चगताई और जोची ये सब जो है ये ओदई वंश का है, पराजित हो जाता है और तोलुयुद्ध के साथ मिल जाता है। तो कुल मिलाकर चगताई तुर्क के तौर पे हम जानते हैं मुगलों को, है ना। अब देखिए आप, तोलुयुद्ध जो है ये चीन का युआन वंश और ईरान का इनखानी राज्य के तौर पे हमें दिखाई देता है। चगताई जो है इसका विस्तार हो जाता है उत्तरी तुरान में और स्टेपी क्षेत्र तुर्किस्तान में। रूसी स्टेपी क्षेत्र जो है वहाँ पे जोतिद वंशी जो है वो स्थापित हो जाते हैं और गोल्डन होर्ड के नाम से इनका ब्यौरा हमें दिखाई देता है। तो ये सारी कहानियाँ हैं। इन कहानियों में से जितने महत्वपूर्ण नाम हैं उन्हें आप देख सकते हैं। इसके बाद 1370 से लेकर 1405 के बीच का टाइम है, जो कि कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। तैमूर का शासन है और बरलास तुर्क होते हुए भी उसने चगताई वंश के आधार पे अपने आप को चंगेज खान का वंशज बताया और इसने स्टेपी साम्राज्य की स्थापना की। टोलू राज्य, चगताई और जोची राज्यों के कुछ हिस्सों यानी चीन को छोड़कर जो बाकी हिस्से हैं उन्हें सम्मिलित करते हुए उसने क्या किया, स्टेपी क्षेत्र में एक साम्राज्य का गठन किया और उसने अपने आप को गुरेगेन का मतलब क्या होता है, शाही दामाद, इस उपाधि से विभूषित किया और चंगेज खान के कुल की एक राजकुमारी से उसने विवाह किया था, इसीलिए खुद को शाही दामाद कहता था। ज़हीरुद्दीन बाबर जो कि तैमूर लंग और चंगेज खान का वंशज था, ये फरगना और समरकंद के तैमूरी क्षेत्र का उत्तराधिकारी बनता है और वहाँ से खदेड़ दिया जाता है। वहाँ इसका पैर नहीं जम पाता, तब जाकर ये भारत की ओर रुख करता है क्योंकि इसे फैलने के लिए कोई जगह चाहिए थी। तो काबुल पर कब्जा करता है और 1526 में दिल्ली और जो आगरा क्षेत्र है उस पर अधिकार जमा लेता है। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। तो इसके बाद आप देखें 1500 का समय। अब सन 1500 की बात अगर करें तो जोची के कनिष्ठ पुत्र, ये छोटा बेटा है मतलब शिबान का वंशज शैबानी खान, ये तुरान पर अपना आधिपत्य जमा लेता है और शैबानी खान से बाबर हार जाता है। शैबानी खान इसको बहुत बुरी तरह से खदेड़ता है। तो तुरान में शैबानी सत्ता यानी शैबानियों को उज्बेक भी कहा जाता है। तो इनके नाम से वर्तमान में इस क्षेत्र का नाम उज्बेकिस्तान पड़ गया है, उज्बेकों के नाम से। इसको सुदृढ़ करता है, मतलब शैबानी खान वहाँ पे अपने एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना करता है और इस क्षेत्र से बाबर और तैमूर की जितनी भी वंशावली थी उसको खदेड़ देता है और ऐसा खदेड़ता है कि वो पीछे मुड़कर नहीं देख पाते। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद जो कहानी है वो थोड़ी दूसरी तरफ जा रही है। अब यहाँ पे राजनीतिक परिवर्तन कब कौन से हुए थे ये हमें देखना है। तो देखें, जो मध्यकाल के राजनीतिक परिवर्तन है उसमें लगभग 1200 से लेकर 1300 ईस्वी के बीच में जो बदलाव होते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है करीब 1206 में और इसकी शुरुआत, ये जो शताब्दी की शुरुआत है, मतलब शताब्दी का शुरुआती समय है, वहीं से हो जाती है। आप देखते हैं 1191-92 तराइन के 2 युद्ध होते हैं। तो वहाँ से ये तुर्कों का रास्ता साफ हो जाता है, उत्तर भारत पे अधिकार कर लेते हैं और अपना शासन फैलाने लगते हैं। तो प्रॉपर तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से। अब इसके बाद 1300 से लेकर 1400 ईस्वी का जो टाइम है ये सभी एनो डोमिनी में है, ध्यान दीजिएगा। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में। बहमनी साम्राज्य इसी के समानांतर स्थापित होता है 1347 में और जौनपुर, कश्मीर और मदुरई में सल्तनतों की स्थापना होती है। ये सारी घटनाएं होती हैं। इसके बाद सन 1400 से लेकर 1500 ईस्वी के बीच की अगर हम बात करें, जो कि यहाँ दिया हुआ है, तो उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना होती है करीब 1435 में। गुजरात और मालवा की सल्तनतों की स्थापना होती है। अहमदाबाद, बीजापुर और बरार जो सल्तनतें हैं उनका उदय होता है और ये समय है 1490 का। लगभग 1500 से लेकर 1600 ईस्वी के बीच की अगर हम चर्चा करते हैं, इन तारीखों को देखते हैं, तो इसमें पुर्तगाली भारत में आ चुके थे। ठीक है, वास्को डी गामा ये अपना काली मिर्च का व्यापार करने के लालच में दोबारा भी भारत आता है, पहली बार तो आया ही था। तो कुल मिलाकर अब पुर्तगाली जो है वो गोवा जीत लेते हैं। ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क का टाइम है 1510 का। बहमनी साम्राज्य नष्ट हो जाता है और गोलकुंडा की सल्तनत का उदय होता है जो कि है 1518 की। बाबर के द्वारा जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है वो समय है 1526 का, पानीपत का पहला युद्ध। तो ये जो जितनी भी घटनाएं आप देख रहे हैं ये 1500 से लेकर 1600 के बीच में घटित होती हैं। और भी है। अब यहाँ पर कुछ यात्रियों और उनकी यात्रा वृत्तांत को दिया हुआ है। समय काल के हिसाब से हम देखेंगे, जैसे 10वीं और 11वीं शताब्दी में कौन कब आता है ये बताया गया है। उसके बाद 17वीं शताब्दी ऐसे। तो देखिए 973 से लेकर 1048 के बीच में मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बरूनी, इसका पूरा नाम दिया हुआ है लेकिन अल बरूनी के नाम से हम जानते हैं, उज्बेकिस्तान से ये भारत की यात्रा पर आता है। ठीक, और किताबुल हिंद नाम का जो वृत्तांत इसका है वो काफ़ी जानकारी वाला है, तो उसे हमने देखा। इसके बाद 13वीं शताब्दी का समय है 1254 से लेकर 1323 का। मार्को पोलो इटली से आता है और 14वीं शताब्दी में 1304, ये आप देख रहे हैं 1304 से लेकर 1377 का टाइम है। तो इब्न बतूता ये मोरक्को से यात्रा पर आता है। ये समय है वही तुगलकों का, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम।
15वीं शताब्दी की अगर बात करें तो 1413 से लेकर 1382 की बात है, ये 1482 है असल में। इस समय अगर देखा जाए तो ये आप देखें, इसहाक अल समरकंदी इस नाम से हम इसे जानते हैं। इसमें अच्छा खासा लंबा नाम है, अब्द अल रज्जाक कमाल अल दिन इन इसहाक अल समरकंदी। तो इतना लंबा नाम एग्जाम में पूछने से रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन के साइज का तो नाम ही है। तो इसमें से आप सिर्फ इतना भी याद रखें तो काम बन जाएगा। समरकंद से ये यात्रा पर आता है। समय आप ध्यान दीजिएगा, ये 15वीं शताब्दी का टाइम, यहाँ 1382 नहीं होगा। और उसके बाद 1466 को आप देख रहे हैं, कुछ यहाँ पे है, ये आप देखें 1472 तक, 1466 से लेकर 1472 तक भारत में जो बिताए गए वर्ष हैं उनका समय दिया है। और अफानासी निकितिन, ये जो निकेतिन है ये आता है 15वीं शताब्दी में, और ये रूस से अपनी यात्रा पर चला होता है। इसके बाद बारबोसा को आप देख रहे हैं जो कि पुर्तगाल से आता है। 16वीं शताब्दी 1518 का समय है, भारत की यात्रा इसकी है, और इसकी मृत्यु होती है 1521 में। 1562 में मृत्यु का वर्ष है सईदी अल रईस का, ये तुर्की से है। और 1536 से लेकर 1600 के बीच में एंटोनियो मोंसेरेते, ये स्पेन से यात्रा पर भारत आता है। अब ये तो हमने देखा। अब इसके बाद 17वीं शताब्दी को देख लेते हैं। तो 1626 से लेकर 1631 इतना समय ये भारत में बिताता है। इनका नाम है वली वल्खी, बल्ख से ये आता है, महमूद वली इसे कहा जाता है। इसके बाद 1600 से लेकर 1667 की अगर बात करें तो पीटर मुंडी ये इंग्लैंड से भारत की यात्रा पर आता है। और बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर ये फ्रांस से भारत की यात्रा पर आता है। और वो समय क्या है, 1605 से लेकर 1689 का टाइम कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, एक क्रम से है, इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद 1620 से लेकर 1688 का टाइम है। और उसमें ये आप देख रहे हैं कि फ्रांसवा बर्नियर जो है ये फ्रांस से भारत की यात्रा पर आता है। यहाँ एक संकेत आपको दिया हुआ है कि कोई भी अन्य संकेत नहीं है, तिथियाँ जो है वो यात्रियों के जीवन काल को बता रही हैं। साथ में कुछ का जो है भारत में बिताया हुआ वर्ष भी वहाँ पर दिया हुआ है। तो ये तो हमने चर्चा की कि कौन सा यात्री कब आया था, ये मध्यकाल की बात हो रही थी। अभी विजयनगर जो है इसकी खोज और संरक्षण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनको कि देखना आवश्यक है। यहाँ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात नहीं हो रही है, वो तो बहुत पुरानी बात है। यहाँ पर बात हो रही है कि विजयनगर के जो अवशेष, ध्वंसावशेष बचे थे, उन्हें कैसे और कब खोजा गया। तो सन 1800 की बात है, कॉलिन मैकेंजी के द्वारा विजयनगर क्षेत्र की यात्रा की जाती है। और अलेक्जेंडर ग्रैनिलो ने हम्पी के जो पुरातात्विक अवशेष थे उनका काफ़ी विस्तृत चित्र लिया, मतलब उसका फोटो खींचा गया, चित्र लिया गया, जिससे कि और भी चीज़ों को जानने में सहायता प्राप्त हो सके। तो वो समय था 1856 का। पुरास्थल की मंदिर की दीवारों के अभिलेखों का जो जेएफ फ्लीट हैं वो प्रलेखन शुरू करवाते हैं ताकि उसे पढ़ा जा सके। और जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य शुरू होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी विरासत थी हमारी। और हम्पी को यूनेस्को के द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया जाता है। वो समय है 1986 का। तो अंग्रेज़ों के द्वारा भी हमारी जो धरोहरें हैं उनके संरक्षण में काफ़ी आमूलचूल योगदान दिया गया है, चाहे भले ही अपने स्वार्थ के उद्देश्य से, लेकिन ऐसा उन्होंने किया। अब इसके बाद मुगल साम्राज्य के इतिहास के कुछ पड़ाव हैं, उसे देख लेते हैं। तो पहले तो 1526 मुगलों की नींव यहीं से पड़ती है। बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को पराजित करके मार डालता है, तो यहाँ से बाबर पहला मुगल बादशाह बनता है। इसके बाद हुमायूं का जो शासन है वो 1530 से लेकर 1540 है। 1540 तक ही क्यों? क्योंकि उसके बाद नंबर आता है शेरशाह का, और शेरशाह हुमायूं को भारत की सीमा से बाहर खदेड़ देता है। और जब तक ये जीवित रहता है और इसका वंश चलता है तब तक हुमायूं भारत की सीमा से अंदर नहीं आ पाता है। तो 1540 से लेकर यहाँ आप देख रहे हैं 1555, ये जो पूरा समय है, इस समय शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं जो है वो सफावी दरबार में प्रवासी बन के रह रहा होता है, मारा फिर रहा होता है। और एक बार फिर से 1555 में जब सूर्यवंश का समापन हो जाता है, मतलब उत्तराधिकारी अत्यंत कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो जाकर हुमायूं को वापसी करने का मौका मिलता है और वो फिर से अपने राज्य को वापस प्राप्त करता है। लेकिन ज़्यादा समय तक खुशी टिकती नहीं है और वो अपनी ही बनाई जो पुस्तकालय की सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ से लुढ़क जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद अकबर का शासनकाल आप देख रहे हैं वो 1556 पानीपत के दूसरे युद्ध से स्टार्ट होता है और ये चलता है असीरगढ़ की विजय तक, यानी 1605 तक। ये अकबर का टेन्योर है। इसके बाद शहजादा सलीम यानी जहांगीर, और इसका जो रूल है वो बहुत लंबा नहीं है, 1605 से लेकर 1627। इसके बाद खुर्रम यानी शाहजहां का शासनकाल है जो कि 1628 से लेकर 1658 का है, ठीक ठाक साइज है। और 1658 से इसका जो पुत्र है औरंगजेब बाकी जितने अपने भाई हैं उन्हें पराजित करके और मरवा कर शासक बन जाता है। तो ये समय है 1658 का, 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था और कुल मिलाकर 1707 तक ये जीवित रहता है। और अंत में दक्कन की ओर इसकी विजय यात्रा चलती है और वहाँ पर इसके पैर ऐसे फंसते हैं कि फिर दक्कन ही इसकी कब्र बन जाता है।
तो ये आपने देखा। अब इसके बाद नादिर शाह जो है वो भारत की जो मूल ताकतें हैं उन्हें कमज़ोर देखकर हमला बोल देता है और दिल्ली को जम कर लूटता है। बहुत बेहिसाब तरीके की लूट होती है, जितनी भी हमारी संपदा थी उसका आधा से अधिक हिस्सा ये उठा ले जाता है। तो मयूर तख्त पर बैठने वाला, यानी जो तख्ते ताउस कहा जाता है, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। रास रंग में डूबा रहता था और साम्राज्य उतना कुशलता से ये नहीं चला पाता था, और नादिर शाह जैसे लुटेरे को ये रोक नहीं पाता है। तो जो मयूर सिंहासन है उसको वो अपने साथ ले जाता है, तमाम चीज़ें लूटता है। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराता है। वो समय है 1761, तारीख हमने पीछे भी देखी है। और हाँ, 1765 का जो समय है, इस समय बंगाल की दीवानी का जो अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया जाता है। अब ये 1765 का समय क्या है, ये इलाहाबाद की संधि का समय है। अकबर का जो इलाहाबाद वाला किला है वहाँ पे शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजी पक्षकार जो थे उनके बीच में इलाहाबाद की संधि होती है। ये बात तय होती है कि मुगल शासक को कुछ पेंशन पर रख दिया जाएगा, मतलब उन्हें पेंशन दी जाएगी, और बाकी ये जो बड़ा क्षेत्र है बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, यहाँ जो दीवानी, राजस्व वसूली इत्यादि का अधिकार है वो सब अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये पूरा क्षेत्र कवर कर लेती है और यहाँ से उसके शासन करने की शुरुआत होती है। ठीक, तो शासन की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ से होती है, बाद में उसे रेगुलेट करने के तमाम प्रयास होते हैं, तो वो हम देखते हैं। अच्छा, अब 1765 में आपने देख लिया। 1857 में बगावत होती है, आप जानते हैं, विद्रोह होता है, और इस समय अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, मतलब बहादुर शाह द्वितीय था, अंग्रेज़ों से गद्दी से हटा देते हैं जब क्रांति असफल हो जाती है, और उसके बाद इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, देश निकाला देके। मतलब म्यांमार अभी वर्तमान का अगर देखा जाए, वहाँ पे यंगून, रंगून ऐसे हम लोग कहते हैं, तो रंगून जो है ये पुराना नाम है। ठीक, तो रंगून में निर्वासन दे दिया जाता है। ये सारी बातें हमने देख ली हैं, और भी है। अब यहाँ पर कुछ मुगल इतिहास वृत्त और संस्मरण को देख लीजिए। तो 1530 के आसपास की बात है, ये समय आप देखिए। बाबर के जितने संस्मरण थे उनकी पांडुलिपियों का तिमूरियों के पारिवारिक संग्रह का हिस्सा बनना, ये हम देखते हैं। और तुर्की भाषा में लिखे गए ये जो संस्मरण है, ये किसी तरह एक तूफान से बचा लिए गए। तो ये जो लच्छेदार भाषा यहाँ पे लिखी हुई है, इसका कहने का मतलब ये है कि बाबर के जो संस्मरण थे, बाबर का जो जितना भी जीवन था उसमें अपना क्या किया था, उसने अनुभव दर्ज किया था, तो उसकी पांडुलिपियाँ किसी तरह से सुरक्षित की गई। और उसके बाद उसी के आधार पर लगभग 1527 के माफ़ कीजिएगा 1587 के आसपास का समय है। यहाँ लगभग दिया है ना, तो उसके आसपास का वर्ष हो सकता है, एग्जैक्ट 1587 नहीं हो सकता है। तो गुलबदन बानो बेगम जो है उनके द्वारा हुमायूं नामा के लेखन की शुरुआत की जाती है। मतलब पीछे के जो इतिहास वृत्त है, पांडुलिपियाँ हैं, जिसमें कि बाबर की जो स्क्रिप्ट थी उसको भी आधार बनाया जाता है, प्लस हुमायूं का जो पूरा जीवन चरित्र है वो तो इसमें शामिल ही है। तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा के लेखन की शुरुआत की जाती है। बाबर के जो संस्मरण बच गए थे उनका बाबरनामा के रूप में फारसी में ट्रांसलेशन होता है, और वो समय है 1589 का। ये जो पांडुलिपियाँ हैं इन्हीं के आधार पर अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा पर कार्य किया जाता है 1589 से लेकर 1602 के बीच में। 1605 से लेकर 1622 के बीच का जो टाइम है, जहांगीर के द्वारा जहांगीरनामा के नाम से संस्मरण लिखा जाता है, और लाहौरी के द्वारा बादशाहनामा के पहले जो 2 दफ्तर हैं, मतलब 2 पार्ट हैं असल में, उनका लेखन किया जाता है। और ये जो समय है ना, ये 1639 से लेकर 1647 तक का है। मोहम्मद वारिस के द्वारा शाहजहां के शासन के तीसरे दशक के इतिहास वृत्त लेखन की शुरुआत होती है, और मोहम्मद काजिम के द्वारा औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्षों के इतिहास का आलमगीर नामा के नाम से संकलन किया जाता है। आलमगीर इसका मूल नाम था, बाद में ही अपने आप को औरंगजेब कहने लगता है। औरंगजेब भी कहा जाता था, ऐसा नहीं था कि वो मतलब कोई नया नाम उसने रख लिया था, एक लंबी उपाधि वो शासक बनने के बाद धारण करता है। ठीक, तो इसमें आपने देखा औरंगजेब मोहम्मद आलमगीर बादशाह गाजी, ये उपाधि धारण करके वो सिंहासन पर बैठता है। तो ये सब हमने देख लिया है। अब इसके बाद मुगलकालीन मंत्री और उनके जो संबंधित विभाग हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि प्राचीन भारत में हम गुप्तों के समय में और मौर्यों के समय में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हुआ करते थे, उनके ऑफिशियल्स के क्या उस समय नाम थे और आज के समय में हम उन्हें किस नाम से जानते हैं, ये देखते हैं। ठीक वैसे ही मुगलिया सल्तनत में भी था। तो आप देखें इसमें आरिज़ ममालिक जो है ये असल में दीवान अर्ज और सैन्य विभाग को देखने का काम करता था, उसका ये हेड हुआ करता था। और सदर सुदूर का काम था धर्म विभाग और दान विभाग को देखना। काजी उद कजात जो है ये न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सबसे उच्च अधिकारी तो सुल्तान होता था, सेंट्रलाइज यहाँ भी है सब कुछ, ठीक है। तो सुल्तान जो था वो न्याय का सबसे उच्च अधिकारी होता था। अंतिम जो निर्णय था वो सुल्तान का ही होता था, लेकिन उससे नीचे जो अधिकारी होता था उसको कहते थे काजी उद कजात। इसके बाद बरीद मुमालिक, ये जो गुप्तचर विभाग था उसको हैंडल करने वाला मुख्य अधिकारी होता था। वकीलेदार का काम था व्यक्तिगत सेवाएं जो सुल्तान की होती थी उसकी देखरेख करना। दान विभाग का, दान को खैरात कहा जाता है ना, तो दान विभाग का जो हेड होता था उसको दीवाने खैरात कहा जाता था।
माफ़ कीजिएगा, दीवाने खैरात जो है वो दान विभाग का नाम था, और दीवाने बंदगान जो था वो दास विभाग था। बंदे का मतलब होता है, बंदा मतलब होता है दास, तो उसी से बना हुआ है दीवाने बंदगान। फिरोज शाह तुगलक के समय में इसको बनवाया गया था, दास विभाग जो था। और इसके नीचे आप पेंशन विभाग को देख रहे हैं, जिसका नाम था दीवाने इश्तिहाक। वजीर प्रधानमंत्री को कहा जाता था, और मूल रूप से ये रेवेन्यू से जुड़े हुए जितने भी मामले होते थे, राजस्व से जुड़े हुए जितने भी मैटर होते थे, उसको देखता था। इसके बाद मुशर्रिफ मुमालिक को आप देख रहे हैं, ये महालेखाकार है जो कि प्रांतों और अन्य विभागों में प्राप्त आय और व्यय का लेखा जोखा रखता है। और उधार दिए गए धन का हिसाब रखने का काम मजूमदार का होता था। खजीन जो होता था वो खजांची होता था असल में, यानी कोषाध्यक्ष। तो ये सारे जो है मुगल कालीन ही नहीं बल्कि जो सल्तनत काल है उसका भी यहाँ उठाकर दे दिया है। तो उससे संबंधित डिपार्टमेंट और मंत्रियों के नाम है, उनका जो वास्तविक अर्थ है वो साथ में दिया है। और भी है, यहाँ पर विभाग दिया है और किसने उसको स्थापित किया था, साथ में उस राजा का नाम या उस सुल्तान का नाम दिया हुआ है। तो दीवान मुस्तखराज असल में वित्त विभाग होता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता था, और इसका संस्थापक था अलाउद्दीन खिलजी। दीवान बंदगान को आपने पीछे देखा ही, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। दीवान अमीर कोही जो था वो असल में कृषि विभाग था, और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए इसको स्थापित किया गया था। दीवान खैरात ये आप देख रहे हैं, तो ये आपका दान विभाग है और फिरोज शाह तुगलक के समय में स्थापित होता है। दीवान इश्तिहाक पेंशन विभाग था, ये भी फिरोज शाह तुगलक के समय में। और दीवान अर्ज पूछा जाता है कि कौन सा किसके समय में स्थापित हुआ था, तो दीवान अर्ज जो था ये सैन्य विभाग था, और ये बलबन के समय में स्टैब्लिश होता है। तो ये सारी घटनाएं हमने देखी। अब इसके बाद जो अगली टेबल है उसमें अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों की उपाधि का जो क्रमानुसार ब्यौरा हम देख पाते हैं वो दिया हुआ है। तो अल्मास बेग को जो उपाधि प्राप्त हुई थी, ये ध्यान दीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी का जमाना है। तो अब इसमें देखें, अल्मास बेग को जो उपाधि दी गई थी वो थी उलूग खां की, और मलिक संजर जो है ये अलब खां की उपाधि धारण करता था। ठीक, यहाँ सेनापतियों का मूल नाम दिया है, इधर उपाधियां दी हुई। मलिक हिजाबुद्दीन को आप देख रहे हैं, जफर खान की उपाधि ये धारण किया था, और मलिक जलेसरी जो था ये नुसरत खान की उपाधि को धारण करता है। अब यहाँ जो अगली टेबल है उसमें दिल्ली सल्तनत के शासकों के नाम दिए हैं और उनके समय में किए गए काम या घटनाएं जो थी उसका ब्यौरा दिया है। तो जलालुद्दीन खिलजी के ज़माने में सीदी मौला को मार डाला जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी के समय में मालवा और गुजरात को जीता जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के समय में बंगाल क्षेत्र को जीता जाता है, और सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना ये फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में होती है। खालसा महाल का मतलब क्या है, तो खालसा महाल असल में बादशाह की ज़मीन होती थी, और जहांगीर के समय में खालसा आय जो है वो घटकर संपूर्ण आय का केवल 20वां भाग यानी 5% ही रह गई थी। पहले ये ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन जहांगीर का समय आते आते इसमें कमी आ गई। और महाल पैबाकी को आप देख रहे हैं, जागीर आवंटन के लिए आरक्षित और अप्रदत्त भूमि के तौर पे हम इसे देख पाते हैं। जमींदारे रैयती को आप देख लीजिए, जमींदाराना रैयती इसका नाम है असल में, और ये भू राजस्व देने वाले जमींदार होते थे। अब ये जमींदार क्या करते थे, पहले जो रैयत होती थी उससे राजस्व इकट्ठा करते थे, और उसे मुगलों को या जो गद्दी पर आसीन सुल्तान है उसको चुकाने का काम करते थे। इसके बाद भू राजस्व न देने वाले भी कुछ जमींदार होते थे, और ये जो है ये जमींदाराना जोर तलब होते थे, इनके पास जोर होता था। अब यहाँ पर टेबल जो नीचे बनी है उसको देख लेते हैं। शब्दों का अगर आप अर्थ समझकर पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा उसमें मतलब निकालने की कोशिश करते हैं और सही मतलब निकालते हैं, तो काफ़ी चीज़ें तो ऐसे ही याद हो जाएंगी। मतलब ये है कि रटना नहीं पड़ेगा, अर्थ समझने के बाद रटने की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पे मुगल शासक का नाम दिया है, और खालसा में जो अनुमानित हिस्सा था वो दिया हुआ है जमा के हिसाब से। तो 1/4 था अकबर के समय में, 1/20 था जहांगीर के समय में, 1/7 था शाहजहां के समय में, और औरंगजेब के समय में और कम, मतलब ये और ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे आप समझ रहे हैं, ये बटे में दिया हुआ है, तो 1/4 का मतलब है कि 4 से आप 1 में भाग देंगे, जो प्राप्त होगा वो इसमें परसेंटेज के हिसाब से। तो सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा हिस्सा किसके समय में था, जहांगीर के समय में, क्योंकि आप एक बड़ी संख्या से 1 में भाग दीजिएगा तो सबसे कम अमाउंट इसी में प्राप्त होगा। और सबसे ज़्यादा मात्रा किसके समय में थी, अकबर के समय में थी, और उसके बाद औरंगजेब के समय में। तो ये सब हमने देख लिया है। इसमें ये पूछा जा सकता है 1/4 या 1/5वां हिस्सा ऐसे, तो किस शासक के समय में कितना हिस्सा था वो आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद नीचे जो टेबल बनी है उसमें सूफी संतों के नाम दिए हैं, और उनका जो जन्म समय है मतलब पूरा जीवन काल है वो दिया हुआ है, साथ में जन्म स्थान है और दरगाह का नाम है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1143 से लेकर 1236 के बीच का इनका जीवन काल है। भारत में चिश्ती संप्रदाय के ये संस्थापक थे, और सीस्तान जो कि ईरान में पड़ता है वहाँ पे ये पैदा हुए थे। इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में। इसके बाद शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, ये मुल्तान के रहने वाले थे मूल रूप से, और अजोधन जो कि पाकिस्तान में चला गया है, पंजाब का हिस्सा वहाँ पे स्थित है, वहाँ इनकी दरगाह है। समय है 1175 से लेकर 1325 के बीच का।
निजामुद्दीन औलिया को आप देख रहे हैं 1236 से लेकर 1325, बदायूं में ये पैदा हुए थे और दिल्ली में इनकी दरगाह हम देखते हैं। इसके बाद नसीरुद्दीन चिराग को देख लीजिए, ये 1274 से लेकर 1356 के बीच का है इनका समय। अयोध्या में ये पैदा होते हैं, दिल्ली में इनकी दरगाह है। तो ये सारा हमने देख लिया। अब इसके बाद एक बार फिर से टेबल हाजिर है और इस टेबल में हम जितनी भी लड़ाइयाँ हैं उनको एक बार दोबारा देखने वाले हैं। तो पीछे भी हमने कई बार देखा है, अब यहाँ एक साथ इकट्ठा करके दिया हुआ है, परिणाम भी साथ में। तो तराइन का पहला युद्ध होता है और ये समय है 1191 का। पृथ्वीराज चौहान तृतीय यानी राय पिथौरा जीतते हैं और मोहम्मद गोरी बहुत बुरी तरह से पराजित होता है, जान बचाकर भागता है और उसके बाद दोबारा आता है तो छल से काम लेता है और जीत जाता है। तो तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, गोरी जीतता है, चौहान हार जाते हैं। राजपूत ताकत का जो अंतिम स्तंभ था वो यहाँ से ढह जाता है और उसके बाद तुर्कों का रास्ता साफ हो जाता है, तो उत्तर भारत क्षेत्र को वो विजित कर लेते हैं। चंदावर का युद्ध होता है 1 साल बाद यानी 1194 में और गोरी जो है ये जयचंद को हराकर मार डालता है। इसके बाद पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी जाती है 1526 में, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और खानवा का बैटल होता है 1527 में, बाबर जो है वो राणा सांगा को हरा देता है। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, मेदिनी राय को बाबर हराता है। और घाघरा का युद्ध होता है 1529 में, बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध होता है 1539 में, शेर शाह हुमायूं को हराता है और कन्नौज के बैटल में ये निर्णायक पराजय होती है हुमायूं की और उसको करीब 10-15 साल के लिए भारत से भागना पड़ता है, मारा मारा फिरता है बाहर और यहाँ सूर्यवंश की नींव रखी जाती है। शेर शाह सूरी जो है वो शासक बनता है। तो 1540 से लेकर 1545 तक शेर शाह सूरी का शासन है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हुमायूं एक बार वापसी करता है लेकिन बहुत समय तक सुल्तान मतलब बादशाह नहीं बना रह पाता है। तो उसके बाद पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु होती है और उसके बाद फिर से अकबर को शहंशाह बनाया जाता है। तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध था जो कि अकबर के राज्याभिषेक से पहले होता है। ये समय है 1556 का, पानीपत की सेकेंड बैटल। और अकबर जो है वो हेमू को हराता है। तालीकोटी का युद्ध जो है ये 1565 का है, विजयनगर साम्राज्य का यहाँ पे पतन हो जाता है। और अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया, ये हल्दी घाटी का युद्ध है। और अभी जो परिणाम बताते हैं उसमें उल्टा दिखाया जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया था। तो ये परिणाम जो है ना, इसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं है, ऐसा यहाँ जो लिखा है उसे आप देख सकते हैं। इसके बाद प्लासी का पहला युद्ध जो है वो 1757 का है। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। मीर जाफर ने गद्दारी की, सेना लड़ने से पहले ही भाग जाती है और सिराजुद्दौला जो है वो अकेला पड़ जाता है। तो ये चीज़ें आपने देखी। फ्रांसीसियों की पराजय होती है। ये सारे निर्णायक युद्ध हैं, आप देख रहे हैं। प्लासी का जो युद्ध होता है ये पहला युद्ध कहा जाता है, 1757 में हुआ था। तो इसमें बंगाल का क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। और उसके बाद होता है वांडीवाश, फ्रांसीसियों का कांटा साफ हो जाता है। फ्रांसीसी जो रास्ते की अड़चन बने हुए थे वो अंग्रेजों के रास्ते से हट जाते हैं। वांडीवाश में उनकी सफाई हो जाती है 1760। अब इसके बाद नंबर आएगा बक्सर के युद्ध का। तो पानीपत का तीसरा युद्ध भी साथ में लगे हाथ देख लें, ये 1761 का है, बीच में आ गया। यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली मराठा शक्ति को पराजित कर देता है और मराठे बिखर जाते हैं, उनका संगठन समाप्त हो जाता है। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया और न सिर्फ मीर कासिम को हराया बल्कि 3 अलग अलग जने की संयुक्त सेना लड़ रही थी। मतलब उसमें शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, इसकी मनमानियों की वजह से अंग्रेजों ने इसे इसके पद से हटा दिया और वापस मीर जाफर को रख दिया था, है ना। तो ये अपनी सेना इकट्ठी कर रहा था और उसके बाद अंग्रेजों को भनक लगती है तो विरोध होता है, फिर युद्ध छिड़ता है। साथ में जो मुगल बादशाह हैं इस समय शाह आलम द्वितीय, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो तीनों जने की जो संयुक्त सेना है वो अंग्रेजों से लोहा लेती है लेकिन अंग्रेज जीत जाते हैं। तो ये मामला है। कुल मिलाकर बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीतते हैं और उसके बाद इनका रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाता है क्योंकि कोई बड़ी शक्ति इनके रास्ते में अब नहीं रहती। इसके बाद रोहिल्ला युद्ध जो है वो 1773 से लेकर 1774 का है और खुर्दा वाली जो लड़ाई है वो 1795 की है। निज़ाम और मराठों के बीच में ये हुआ था और निज़ाम इसमें बहुत बुरी तरह से हार जाता है और मराठों से इतना भयभीत हो जाता है कि बाद में कोई भी अच्छा प्रस्ताव अगर अंग्रेज़ों की ओर से मिलता है तो भले ही उसमें गुलामी करनी पड़े ये स्वीकार कर लेते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे सहायक संधि। इसके बाद आप देखें पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है वो यहाँ देखें 1857 का है। भले ही ये बगावत जो है वो असफल रहती है लेकिन विद्रोह की ज्वाला भड़की थी यहाँ पर। तो डलहौजी का समय बीत चुका था और लॉर्ड कैनिंग इस समय आ गए थे और उन्हीं के समय में ये होता है। इसके बाद भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है 1962 में। चीन को उसकी रणनीतिक स्थिति का फायदा मिलता है। अगर भारत और चीन के नक्शे को देखा जाए, उसके जो भूगर्भिक संरचना है उसको देखा जाए तो हिमालय जो है वो हमारी उत्तर दिशा में है और हिमालय का जो ऊंचा वाला भाग है वो चीन में पड़ता है, जो ढाल वाला हिस्सा है वो हमारी ओर है। तो हम नीचे से लड़ रहे थे और चीन वाले जो है वो ऊंचाई से लड़ रहे थे। तो संसाधन तो उनके पास थे ही और अचानक उन्होंने हमला बोला, अपनी मित्रता का वादा तोड़ दिया था। वो सही बात है, धोखा हुआ था।
लेकिन ये वाला जो था ना प्लस पॉइंट, इसकी वजह से वो और भारी पड़ रहे थे। ऊंचाई से मार करना आसान होता है, नीचे से आप किसी को मारना चाहे निशाना सही नहीं बैठेगा, मतलब उतना आसानी से आप नहीं सफल हो पाएंगे, तब तक वो आपको शूट करके चला जाएगा। तो इसका भरपूर लाभ चीन वालों ने उठाया और ये हमेशा उनके साथ प्लस पॉइंट रहता है। तो ये चीज़ आपने देखी। अब इसके बाद भारत चीन का युद्ध होता है, फिर पाकिस्तान भी लगे हाथ उसी में बहती गंगा में हाथ धो लेता है, 1965 में हमला बोल देता है। इसके बाद दूसरा भारत पाकिस्तान का जो युद्ध होता है उसमें तो पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से सबक मिलता है, 1971 वाला, है ना। फिर आगे चलते हैं, देखिए इसमें लड़ाइयाँ। दक्षिण भारत, अभी तक हम उत्तर भारत और पूरे भारतवर्ष को देख रहे थे, अभी स्पेशली दक्षिण भारत को देखें तो इसमें प्रदेश और शासकों के नाम दिए हुए हैं, साथ में वर्ष दिया है और उस समय मुगल सेनापति यानी मुगल कमांडर कौन होता था वो भी दिया हुआ है। तो खानदेश ये प्रदेश है और इसका था शासक अली खान। 1591 का वर्ष है, मुगल सेनापति यहाँ स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करते हैं, तो ये पूरा मामला दिया हुआ है। इसके बाद दौलताबाद को देख रहे हैं, चांद बीबी यहाँ की शासक थी और मुराद, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल और अकबर, इन सबको मिलकर प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर चांद बीबी से वो राज्य प्राप्त कर पाते हैं। मतलब किले की पूरी दीवार को पूरी मुगल सेना जो है वो मिलकर गोलाबारी करके गिरा देती है और किले के अंदर जितने भी राज्य के नागरिक इकट्ठे करके रखे गए थे, रानी ने उन्हें संरक्षण दिया था, वो रातों रात किले की नई दीवार खड़ी कर देते हैं। तो प्रजा का ऐसा जो देश प्रेम है ना, मतलब अपने राज्य से प्रेम, उसको देखकर मुगल सेना वैसे भी बहुत चक्की रह जाती है, तो बहुत ज़्यादा संसाधन बर्बाद होता है। कुल मिलाकर दौलताबाद क्षेत्र। इसके बाद असीरगढ़ को आप देख रहे हैं, ये अकबर का अंतिम अभियान है और 1601 का है ये। मीरन बहादुर के समय में ये होता है, मतलब मीरन बहादुर वहाँ का शासक होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब आगे जो हम देखेंगे वो सल्तनत कालीन स्थापत्यों की पूरी सूची है, इसमें इमारतों का नाम दिया है, उसको कब और किसने बनवाया और उस इमारत की क्या खास विशेषता है वो सब दी हुई। लेकिन इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।